नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक को संसद से मंजूरी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अपराधियों की दोष सिद्धि के बिना कानून के प्रति विश्वास को मजबूत नहीं किया जा सकता। त्रिपुरा से संबंधित अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक भी पारित। यूक्रेन रूस संघर्ष में भारत ने चुना शांति का पक्ष। लोकसभा में नियम 193 के तहत यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा पर विदेश मंत्री का जवाब। सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से जुड़े संशोधन बिल को मंजूरी। यूक्रेन पर रूसी सैन्य बलों की भारी बमबारी जारी। युद्धग्रस्त यूक्रेन को $10 करोड़ की मिसाइल देगा अमेरिका। रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में पश्चिमी देश। सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, आज का भारत बिना डर या दबाव के अपने हितों के लिए अडिग। दुनिया के प्रमुख देशों में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। एशियाई विकास बैंक ने जताया अनुमान, 2022-23 में भारत 7.5% की दर से बढ़ेगा। अगले वित्त वर्ष में 8% वृद्धि का अनुमान। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। वरिष्ठ कमांडरों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन गंगा में वायुसेना की भूमिका की तारीफ की। उन्होंने मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सैन्य उपकरणों के स्वदेशीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाकर $100 अरब का करने के लिए प्रयास करने चाहिए। अभी दोनों देशों के बीच $27.5 का द्विपक्षीय कारोबार होता है। ऑस्ट्रेलिया के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गोयल ने कहा कि दोनों देश शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सहयोग के लिए समझौता करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। I'm committed and absolutely confident that we should not aim for anything small. You mentioned the figures of your trade with China. I'm actually tempted to reset what I said earlier in the day. Now the 100 billion looks small. जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों अंसार गजवतुल हिंद और लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों की पहचान अंसार गजवतुल हिंद के सफत मुजफ्फर सोफी उर्फ मुआफिया और लश्कर के उमर तेली उर्फ तलहा के रूप में हुई है। उमर तेली और सफत दोनों लोकल टेररिस्ट है, दोनों श्रीनगर में ऑपरेट करता था। यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट करने के बाद, सिविलियन किलिंग, सॉफ्ट टारगेट किलिंग के बाद ये त्राल में भाग गया था। क्योंकि हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे, कल जब जो ही खबर मिला तो पुलिस ने आज रेड मारा, वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गया। उसमें एक टेररिस्ट मारा गया, फिर आर्मी को हम लोग बुलाए और इनकाउंटर में दोनों टेररिस्ट मारा गया है। मेघालय हाई कोर्ट ने रोस्टर प्रणाली लागू होने तक राज्य सरकार की सभी भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। पीठ ने रोस्टर प्रणाली की अनुपस्थिति को निंदनीय स्थिति करार दिया है, जो भाई भतीजावाद और मनमानी की खुली संभावनाएं और विनाश के विकृत स्वरूप की गुंजाइश पैदा करती हैं। रोस्टर एक विधि है जिसके जरिए नौकरियों में आरक्षण लागू किया जाता है। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था के लिए 7% के सामूहिक विकास का अनुमान लगाया है, जिसमें क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के चालू वित्त वर्ष में 7.5% और अगले वर्ष 8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम की सराहना की है, जिसकी वजह से कोविड महामारी के दौरान देश में अत्यधिक गरीबी को बढ़ाने से रोकने में मदद मिली। मुद्रा कोष ने एक रिपोर्ट में कहा है कि खाद्य हस्तांतरण और सब्सिडी का विस्तार गरीबी उन्मूलन के महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। एयर एशिया ने कहा कि वो इस महीने से भारत को मलेशिया और थाईलैंड से जोड़ने वाली उड़ानों को एक बार फिर शुरू करने जा रही है। भारत मलेशिया के बीच 6 मार्गों पर उड़ानें धीरे धीरे बहाल कर दी जाएंगी। कोरोना के चलते लगभग 2 साल के निलंबन के बाद भारत ने 27 मार्च से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं बहाल कर दी थी।
इजराइल की एक सांसद ने अस्पतालों में खान-पान संबंधी नियमों को लेकर विवाद के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होने का फैसला किया, जिससे संसद में सरकार अल्पमत में आ गई है और एडिथ सिल्मैन के समर्थन वापस लेने के कारण कार्यभार संभालने के 1 साल के भीतर ही देश में चुनाव की संभावना बढ़ गई है। और अब खबरें विस्तार से। अपराध की जांच को अधिक पेशेवर बनाने और दोष तय दर में वृद्धि करने के मकसद से लाए गए दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 को संसद से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल अपराध की जांच को अधिक दक्ष बनाएगा और दोष सिद्धि दर में सुधार करने में मददगार होगा। विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 100 साल पुराने विधेयक में आज की परिस्थिति के अनुरूप बदलती प्रौद्योगिकी का समावेश करना और अपराधों में सजा की दर को पुख्ता करना है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार जीने वाले समाज के बहुत बड़े वर्ग में अपराधियों की दोष सिद्धि के बिना कानून के प्रति विश्वास को मजबूत नहीं किया जा सकता। ये विधेयक लोकसभा में 4 अप्रैल को पारित हो चुका है। गुजरात में या दिल्ली में इस देश में गुनाहों के प्रमाण को कम किया जाए, इस देश में सजा के प्रमाण को बढ़ाया जाए और इस देश के कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ कि एनसीआरबी में जो डेटा आएगा वो सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर और सुरक्षित हार्डवेयर के अंदर ही रहेगा। संसद ने त्रिपुरा राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक में त्रिपुरा राज्य के संबंध में डारलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची की प्रविष्टि 9 में कुकी की उपजाति के रूप में सम्मिलित करने का प्रावधान है। सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने कहा कि आदिवासी लोगों की संस्कृति, परंपरा और उनकी समस्याएं बहुत संवेदनशील मामले हैं। उन्होंने कहा कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सरकार इसके लिए विधेयक संसद में ला सकती है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। त्रिपुरा की जो डारलोग जनजाति है वो भी इंतजार कर रही थी और ये ऐसी सरकार है बाहर जहां पर जनता की सुनी जाती है और जनता की उम्मीदों को यहाँ पर पूरी की जाती है। तो आपने जो छत्तीसगढ़ के जनजातियों की चिंता की है उसको बहुत जल्दी हमारी सरकार विधेयक के रूप में लेकर आएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन की स्थिति पर लोकसभा में कहा कि भारत संघर्ष के पूरी तरह से खिलाफ है और तत्काल हिंसा समाप्त करने के पक्ष में है। इस मुद्दे पर उसने कोई पक्ष चुना है तो वो शांति का पक्ष है। नियम 193 के तहत निचले सदन में यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि भारत का रुख राष्ट्रीय विश्वास और मूल्यों, राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय रणनीति के तहत निर्देशित है। उन्होंने कहा कि हिंसा और निर्दोष लोगों के जीवन की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकल सकता। संवाद और कूटनीति ही एकमात्र उपाय है। विदेश मंत्री ने बताया कि यूक्रेन की सरकार ने वहां से लौटने को मजबूर हुए भारतीय छात्रों की मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिहाज से कुछ छूट देने का फैसला किया है और अब छात्रों को उनके अकादमिक मूल्यांकन के आधार पर मेडिकल की डिग्री दी जा सकेगी और उन्हें क्रॉक 2 परीक्षा नहीं देनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत ने युद्धग्रस्त यूक्रेन को हर संभव मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश की है। If India can be of any assistance in this matter, we will be glad to contribute. 2, the ground situation calls for urgent humanitarian relief. We have already provided 90 tons of relief material, and I was glad to see that many honorable members yesterday noted it and appreciated it. And we did it even while we were in the middle of an evacuation. So I think that also is a factor that should be recognized. यूक्रेन के बुका में काफी संख्या में शव मिलने से जुड़ी घटना पर एस जयशंकर ने कहा कि हम इन हत्याओं की निंदा करते हैं। हम इस घटना की स्वतंत्र जांच कराने के आह्वान का समर्थन करते हैं। Many honorable members brought up the incident, the happenings in Burcha, and I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there.
This is an extremely serious matter, and we support the call for an independent investigation. वहीं लोकसभा ने सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। इसमें सामूहिक संहार के हथियारों और उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण करने को रोकने का प्रावधान किया गया है। केंद्र को ऐसी गतिविधियों में लगे लोगों की वित्तीय संपत्ति और आर्थिक संसाधनों को जब्त करने और अटैच करने का अधिकार देता है। विदेश मंत्री ने कहा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ से सामूहिक संहार के हथियारों और उनकी डिलीवरी प्रणालियों के प्रसार से संबंधित विनियमों का विस्तार किया गया है, जिसके चलते जिम्मेदार देश होने के नाते हमें कानून में संशोधन की जरूरत है। I want to emphasize that the whole purpose of this exercise is to make a very specific change in law, additionality in law, so that this country's record, this country's reputation, this country's security is ensured by financial measures which the government is in a position to take. और सदन के कामकाज पर अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, अगर कामकाज के लिहाज की बात करें तो आज का दिन कैसा रहा? देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और कहें दीक्षा कि बहुत ही कंटेंट हेवी रहा। कंटेंट हेवी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो बिल राज्यसभा में पास किए गए और दोनों ही काफ़ी अहम बिल थे। एक जो अमित शाह ने जो बिल पास किया, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, काफ़ी महत्वपूर्ण बिल था। और इस बिल में आप समझ लीजिए कि 1920 में जो इसके बारे में जो थी इस बिल में, पुराने कानून में, उस कानून में परिवर्तन करके उसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग से किस तरह से अपराधियों पारित हुआ। सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की विपक्ष के सांसदों ने, लेकिन उसके बाद वोटिंग के द्वारा वो सिलेक्ट कमेटी में नहीं गया। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि जब एक्ट और रूल बनेंगे इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरीके से मानवाधिकार का हनन न हो, किसी भी तरीके से किसी की निजता का हनन न हो। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था। दूसरा जो शेड्यूल ट्राइब का मामला है, वो त्रिपुरा की एक शेड्यूल ट्राइब जाति का था। वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोई विरोध उसमें नहीं था, हालांकि चर्चा बहुत अच्छी हुई। लेकिन अगर इधर लोकसभा की तरफ आए तो लोकसभा की तरफ अगर देखें तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण विदेश नीति से संबंधित मामले थे। एक जो यूक्रेन का मामला था, यूक्रेन के मामले पे काफ़ी अच्छी चर्चा हुई थी कल भी, और उसके बाद आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसका जवाब दिया। और निश्चित तौर पर उन्होंने जो दो खास बातें कही। एक तो जो सदस्यों के मन जेहन में ये बात थी कि अगर बहुत तरह के सैंक्शन रूस पर लगे हुए हैं तो वैसे में भारत और रूस के बीच का जो व्यापार है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस व्यापार में किस तरीके से उसका व्यापार होगा, तो इसके बारे में एस जयशंकर ने कहा कि देखिए, डॉलर और यूरो में प्रतिबंध तो है, लेकिन हम एक इंटरमिनिस्ट्रियल एक ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप के माध्यम से यह तय किया जाएगा क्या रास्ता निकलेगा। और दूसरा जो WMD के मामले में है, तो अभी तक भारत में एक्सपोर्ट कंट्रोल के बारे में तो नियम थे, लेकिन अगर कोई देश के अंदर कोई इस तरह का दुरुपयोग होता है, कोई इस तरह का वित्तीय सहायता किसी ऐसे ग्रुप को देता है, तो उसको किस तरह से दंडित किया जा सके, उसको किस तरह से रोका जा सके। बिल्कुल अखिलेश, यानी कुल मिलाकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगी, हम देख रहे हैं कि बजट सत्र में अब मात्र 2 दिन शेष बचे हैं, तो सरकार के लिए महत्वपूर्ण एजेंडे क्या-क्या रहेंगे इन 2 दिनों में? देखिए दीक्षा, सरकार का जो भी महत्वपूर्ण एजेंडा था वो तकरीबन पूरा हो चुका है। और एक जो राज्यसभा में बाकी है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की मिनिस्ट्री पे चर्चा हुई थी। उस चर्चा के बाद जो मंत्री जो भूपेंद्र यादव है, उनका जवाब नहीं हो पाया था क्योंकि काम की अधिकता थी और थोड़ा सा व्यवधान भी हुआ था। तो कल जो है राज्यसभा में संभावना इस बात की है कि कल उस पर मिनिस्टर का रिप्लाई होगा। उसके बाद अभी तक जो राज्यसभा के पूरा जो शेड्यूल एक दिन पहले तय होता है, उस शेड्यूल में अभी तक कोई बात नहीं लिखी गई है। मतलब क्वेश्चन आवर, 0 आवर के अलावा वह जवाब होना मुझे इस बात की संभावना नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अडिग रहता है। और जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी हैं, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। उन्होंने कहा, इसलिए आज देश जो लक्ष्य कर रहा है उन्हें पूरा भी कर रहा है।
भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है। इससे पहले दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया और पार्टी के विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में एक रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया। पार्टी कल 7 अप्रैल से सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। 20 अप्रैल तक पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पार्टी 9 अप्रैल को समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करेगी। बीजेपी की स्थापना 1980 में आज ही के दिन हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ से इस नई पार्टी का जन्म हुआ। 1977 में आपातकालीन की घोषणा के बाद जनसंघ और कई दूसरे दलों का विलय हुआ और जनता पार्टी का उदय हुआ। पार्टी ने 1977 में आम चुनाव में कांग्रेस से सत्ता छीनी और 1980 में जनता पार्टी को भंग कर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार और नजर डालेंगे राष्ट्रपति के नीदरलैंड दौरे पर। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। Today we are discussing the Protection of Human Rights Act 1993. India signed and adopted the Universal Declaration of Human Rights. It strengthens our democracy and also gives a voice to people. Watch with us 75 years, laws that shaped India. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बाद में उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर चिंता जताई। दरअसल सीबीआई ने कल ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पुडुचेरी से सीधे उड़ान सेवा शुरू करने और टीकाकरण अभियान के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, सीधी उड़ान से केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तमिलनाडु विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। इस दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित कराया जाएगा। यह सत्र 10 मई तक चलेगा और इस दौरान 22 बैठकें होंगी। आंध्र प्रदेश मंत्री परिषद के सभी 24 सदस्य 7 अप्रैल को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप देंगे, जिससे मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर सकें। नए मंत्री परिषद का गठन 11 अप्रैल को किया जाएगा। केंद्र ने ओडिशा सरकार के लिंगराज मंदिर अध्यादेश के कुछ प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा है। श्री लिंगराज मंदिर और इसके आसपास मौजूद 8 मंदिर को एक विशेष कानून के अंदर लाने के लिए जारी अध्यादेश पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने रोक लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। अब अगली बारी हिमाचल की है।
2 महीने पर होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा को लेकर आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। 8 अप्रैल को नतीजों की घोषणा की जाएगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी की चालू वित्त वर्ष की पहली बैठक है। कोविड-19 के ज्यादा संक्रामक रूप एक्सआई का पहला मामला मुंबई में सामने आया है। बीएमसी के अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला में 11वें बेंच के 376 नमूनों के अनुक्रमण में इस परिणाम का पता चला है। अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक साझा प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। किंग विलियम अलेक्जेंडर द्वारा आयोजित राजकीय भोज के दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि ये वर्ष द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर है, क्योंकि दोनों देश संयुक्त रूप से अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो भारत नीदरलैंड साझेदारी की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2 संपन्न लोकतांत्रिक देशों और आर्थिक दिग्गजों के रूप में भारत और नीदरलैंड स्वाभाविक भागीदार हैं। राष्ट्रपति ने नीदरलैंड को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूरोपीय संघ में एक महत्वपूर्ण कक्ष करार दिया है। This year, India is also celebrating 75 years of its independence. The Netherlands was among the first nations to recognize independent India. After 7 decades, it remains one of the foremost reliable partners of India. It is my pleasure to be here in your beautiful country, the land of tulips, the birthplace of famous painters, scholars, and explorers, and a fulcrum of modern trade and commerce. वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $10 करोड़ की जेवलिन हथियार रोधी मिसाइलों के हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जो बाइडेन के जनवरी 2021 में अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से वॉशिंगटन की ओर से यूक्रेन को दी गई सैन्य सहायता $2.4 अरब पर पहुंच गई है। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि जो बाइडेन ने यूक्रेन को $10 करोड़ की मिसाइल सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो रूस के आक्रमण के बाद पिछले महीने संसद द्वारा यूक्रेन के लिए अनुमोदित $13.6 अरब की व्यापक सहायता राशि का हिस्सा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर यूक्रेन में जघन्य अत्याचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर युद्ध अपराध के आरोप में एक ऐसे न्यायाधिकरण में मामला चलाया जाना चाहिए। इस बीच चीन ने कहा कि यूक्रेन के बुचा में नागरिकों की मौत की खबरें और तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। साथ ही उसने इसकी जांच की अपील भी की है। इस बीच पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी तेज कर दी है। यह कदम ऐसे वक्त उठाए जा रहे हैं जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया उनके देश पर रूस को बर्बर हमला करने से रोकने में नाकाम रही। उन्होंने रूसी सैनिकों पर नागरिकों की हत्याएं करने, महिलाओं से बलात्कार करने और यातनाएं देने का भी आरोप लगाया है। वहीं श्रीलंका में मुख्य सरकारी सचेतक जॉनसन फर्नांडो ने आज संसद को बताया है कि राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे किसी भी परिस्थिति में इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में 1 अप्रैल को लगाया गया आपातकाल हटा दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने आपातकालीन नियम अध्यादेश को वापस ले लिया है, जिसके तहत सुरक्षा बलों को देश में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए थे। राष्ट्रपति ने देश में बदतर आर्थिक हालात को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर 1 अप्रैल को सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की थी। श्रीलंका में विदेश मुद्रा की कमी के कारण ईंधन और रसोई गैस जैसे आवश्यक सामान की किल्लत हो गई है। प्रतिदिन 12 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। और अब खबरें खेल से जुड़ी हुई। भारत के 2 टॉपर शटलर पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत कोरिया ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अमेरिका खिलाड़ी लोरेन लोम को सीधे गेमों में 12-15, 21-14 से आसानी से हरा दिया। हाल ही में स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली तीसरी वरीय सिंधु अगले दौर में जापान की आया ओहोरी से भिड़ेंगी। श्रीकांत ने पुरुष एकल वर्ग में मलेशिया के डेरेन लियू को हराया। उन्होंने 22-20, 21-11 से शिकस्त दी।
श्रीकांत का सामना इजराइल के मिशा जिबरमैन से होगा। और खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गुजरात के सूरत में पेंटिंग के जरिए सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण किया गया है और यहां पर आपको इन्हीं पेंटिंग्स की तस्वीरों के साथ छोड़ दिए जाते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।